नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एल्केन के निर्माण की विधियां, एल्केन के नामकरण व समावयवता के बारे में डिटेल से पढ़ा था। जिन कैंडिडेट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वह पिछला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे। हम ले रहे हैं एल्केन के रासायनिक गुण। एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और कार्बन कार्बन बंध 100% सहसंयोजी बंध होता है। इसी कारण एल्केन सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं कम देते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन एकल बंध की उपस्थिति के कारण यह अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक व अपचायक से क्रिया नहीं करते हैं। यह उचित परिस्थितियों में उचित अभिकर्मकों से ही रिएक्शन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स का मतलब होता है कम क्रियाशील। तो मैं यहां पर एक ही वर्ड में लिख देता हूं, सामान्यतः या सामान्य परिस्थितियों में एल्केन कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए और यदि हम उचित अभिकर्मक लें तो उन परिस्थितियों में ये कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। एल्केन के रासायनिक गुणों में अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर 1 हम ले रहे हैं दहन। दहन का मतलब होता है जलना। एल्केन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प व ऊष्मा देते हैं। एल्केन के दहन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है और यह हमें ऊष्मा देते हैं। कई प्रकार के एल्केनों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी होती है और ब्यूटेन के दहन से हमें ऊष्मा मिलती है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने जैसे प्रक्रियाओं में करते हैं। तो यदि एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और साथ में ऊष्मा। तो इसके लिए एक सामान्य रिएक्शन है जिसके द्वारा किसी भी एल्केन के दहन की अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CN H2N+2। इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है 3N+1 डिवाइडेड बाई 2। कितनी होती है ऑक्सीजन, और ये मिलकर देते हैं N संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड और N+1 संख्या में जल वाष्प और साथ में इसमें क्या मिलेगी? ऊष्मा। यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मान लो हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन में 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी होगी? डबल से 2 गुना ज्यादा, 4 का डबल 8 प्लस 2 10। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? तो 3 इंटू या 4 कर देंगे +1 डिवाइडेड बाई 2। इतनी हमें चाहिए ऑक्सीजन। ये देगा N यानी 4 कार्बन डाइऑक्साइड और N+1 4+1 देगा जल वाष्प। तो N+1 यानी 4+1 तो 5 हो गई यहाँ H2O। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा C4H10 प्लस 12 और 1 13, 13/2 ऑक्सीजन। ये मिलकर देंगे 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो, कार्बन 4 है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10, 5 का डबल 10
ऑक्सीजन है 13/2 O2, यानी 13 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी ओनली 13 ऑक्सीजन परमाणु। तो यहाँ 4 का डबल 8 और 5 13, बैलेंस है। साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी। सेकेंड हम ले रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इन जनरल कहें तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को कहेगा यहां से मूव कर, और वो उसकी जगह आके जुड़ जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्केन जो है ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया मुख्य रूप से देते हैं। तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें जो हम मेंशन कर रहे हैं वो है हैलोजनीकरण। एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। जब एल्केन उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड के साथ कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। इसमें हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसीलिए इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो इसमें मैं मेंशन कर लेता हूं, यह है उच्च ताप, हाई टेम्परेचर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, यदि हम मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ Cl निकल जाएगी, बन जाएगा HCl। हैलोजनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें तो यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। और मुक्त मूलक क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभन पद, नंबर 2 श्रृंखला संचरण पद, नंबर 3 श्रृंखला समापन पद। पहले पद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन अणु का समास विखंडन होता है और बंध के समास विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं। दूसरे स्टेप में बना हैलोजन मुक्त मूलक एल्केन अणु पर अटैक करके नया मुक्त मूलक बनाता है। यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। एंड में श्रृंखला समापन पद में जितने भी मुक्त मूलक बने हैं वे परस्पर रिएक्शन करके एंड प्रोडक्ट देते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, यह है अभिक्रिया हैलोजनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। और मुक्त मूलक क्रियाविधि में 3 पद होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभन पद, नंबर 2 श्रृंखला संचरण पद, और नंबर 3 श्रृंखला समापन पद। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मेथेन का क्लोरीनीकरण, तो क्या होगा? पहला स्टेप श्रृंखला
प्रारंभन पद। इस पद में क्या होगा, जो क्लोरीन अणु है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका समास विखंडन होगा। क्लोरीन अणु में जो ये बंध है, बंध का समास विखंडन होगा। तो बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा। आधा तीर का निशान है, आधे तीर के निशान से केवल बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, जबकि पूरे तीर के निशान से पूरे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहां मिल जाएंगे 2Cl, इस पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, क्लोरीन का मुक्त मूलक। ये बना है श्रृंखला प्रारंभन पद में। सेकेंड स्टेप जो है श्रृंखला समापन पद, सॉरी श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्लोरीन मुक्त मूलक एल्केन अणु पर अटैक करता है, नया मुक्त मूलक बनाएगा। कैसे होगा, देखो ये जो Cl मुक्त मूलक है ये मेथेन पर अटैक करेगा, इससे एक हाइड्रोजन निकाल देगा, हाइड्रोजन निकालते इससे बन जाएगा CH3, इस पर आ जाएगा फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन और Cl बना लेंगे HCl। ये क्या बन गया, मैथिल मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक फिर अटैक करेगा क्लोरीन अणु पर और इस प्रकार मुक्त मूलक बनते रहेंगे। तो ये मैथिल मुक्त मूलक अटैक करेगा क्लोरीन अणु पर, CH3 से क्लोरीन जुड़ जाएगी, बन जाएगा मैथिल क्लोराइड और Cl मुक्त मूलक फिर बन जाएगा। अब ये जो Cl मुक्त मूलक है ये पुनः अटैक करेगा मैथिल क्लोराइड पर। मैथिल क्लोराइड से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां बचेगा 2 हाइड्रोजन, Cl नया मुक्त मूलक और साथ में बन जाएगा HCl। इस प्रकार ये मुक्त मूलक बनते रहते हैं। अब ये CH2Cl मुक्त मूलक है, पुनः क्लोरीन अणु पर अटैक करेगा। बता देता हूं, ये CH2Cl मुक्त मूलक है, फिर क्लोरीन अणु पर अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन यहां आ जाएगी, बना लेगा CH2Cl2 और फिर क्या बन जाएगा, Cl मुक्त मूलक। कहने का मतलब है ये जो हेलोजन है ये एक एक करके कार्बन की चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। जब एक रिप्लेसमेंट होगा तो बनेगा CH3Cl, 2 होगा तो CH2Cl2, 3 होगा तो CHCl3, 4 होगा तो बनेगा CCl4। अब लास्ट जो स्टेप है वो है श्रृंखला समापन पद। इस पद में विभिन्न प्रकार के बने मुक्त मूलक आपस में जुड़कर श्रृंखला को एंड करते हैं। जैसे मान लो मैथिल मुक्त मूलक है, ये क्लोरीन से मुक्त मूलक से जुड़ेगा, बना देगा मैथिल क्लोराइड। क्लोरीन मुक्त मूलक है तो क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में जुड़ेंगे, बना लेंगे क्लोरीन अणु। ऐसे ही और अपने पास कौन सा मुक्त मूलक है, CH3, इससे जुड़ गया। मान लो मैथिल मुक्त मूलक है तो मैथिल मुक्त मूलक आपस में भी जुड़ सकते हैं और आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेन। ये मुक्त मूलक क्रियाविधि है। और अब यहां पर मैं कुछ हैलोजनीकरण अभिक्रिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। सबसे पहला है हैलोजनीकरण अभिक्रिया के प्रति हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम। ये हैलोजनीकरण के प्रति हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम। और एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री एल्केन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। ये किसका है, हैलोजनीकरण के प्रति एल्केन जो है, एल्केनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हैलोजनीकरण में केवल क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण ही किया जाता है, क्योंकि फ्लोरीनीकरण प्रचंड होता है, विस्फोटक अभिक्रिया होती है, जबकि आयोडीनीकरण धीमा व उत्क्रमणीय होता है। यदि हमें आयोडीनीकरण करवाना है तो उत्क्रमणीय प्रक्रम को रोकने के लिए ऑक्सीकारक जैसे HiO3 या HNO3 का यूज करना पड़ता है। अब ये उत्क्रमणीय क्यों होता है, क्योंकि यदि मान लो हम मेथेन की अभिक्रिया आयोडीन से करवाएंगे तो इससे हमें बनेगा मेथिल आयोडाइड CH3I और इसके साथ और क्या बनेगा HI। ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये अभिक्रिया को रिवर्स कर देगा।
वापस ये बना देगा, क्योंकि ये अपचायक है। इसीलिए इस अपचायक को समाप्त करने के लिए हम क्या लेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे HI की रिएक्शन हम करवाएंगे HiO3 से। यदि आयोडीनीकरण करवाना है तो उत्क्रमणीय प्रक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। उत्क्रमणीय HI के कारण होता है, इसमें हम आयोडीन के साथ और क्या लेंगे, ऑक्सीकारक, जैसे HiO3, या HiO3 के साथ क्या ले सकते हैं, HNO3, कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा और साथ में क्या बना देगा, जल वाष्प। बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कर सकते हैं, इसको गुणा कर लो 3 से। 3 से गुणा करते हाइड्रोजन कितनी होगी, 6। इसको गुणा कर लो, आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन कितनी होगी, हाइड्रोजन होगी यहाँ पर 3 डबल 6, यहाँ 1 ही है। इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो बात बन जाएगी क्या, 5 हाइड्रोजन, 3 का डबल 6, 5 एक 6, ऑक्सीजन 3, ठीक है। आयोडीन 5 और 1 6, इसको कितने से गुणा कर दो, 3 से। तो आयोडीनीकरण करवाना है तो हमें ऑक्सीकारक भी इसमें साथ में लेना पड़ेगा। सेकंड फैक्ट क्या है कि हेलोजनीकरण अभिक्रिया में श्रृंखला प्रारंभन पद उच्च ताप की उपस्थिति में संपन्न होता है, अर्थात श्रृंखला प्रारंभन पद ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी होने के कारण यह अभिक्रिया उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। अच्छा सवाल बनता है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया उच्च ताप पर संपन्न क्यों होती है, क्योंकि श्रृंखला प्रारंभन पद ऊष्माशोषी होता है। तो ये हमने बात की हेलोजनीकरण की। इसके बाद अगली जो रिएक्शन है नंबर 3, वो हम ले रहे हैं समावयवीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक समावयवी दूसरे समावयवी में परिवर्तित हो जाए, समावयवीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एन ब्यूटेन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर ये दूसरे समावयवी आइसो ब्यूटेन में परिवर्तित हो जाता है, इसे समावयवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, जैसे एन ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, एन ब्यूटेन है। यदि हम इसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म करें तो ये दे देगा आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH3। ये क्या है, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन समावयवी है, एक समावयवी दूसरे में चेंज हो रहा है, समावयवीकरण। ऐसे ही यदि हम एन पेंटेन C5H12 है, इसको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये क्या देगा, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन होता है CH3 CH CH3 CH2 CH3 आइसोपेंटेन, और ए क्या देगा, नियोपेंटेन, CH3 C CH3 CH3, और ये क्या है, CH3। तो इस रिएक्शन में एक समावयवी दूसरे समावयवी में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम नाम दे रहे हैं समावयवीकरण। अच्छा, इसमें वी ऐड कर देते हैं, कई बच्चों को होता है हिंदी में भी गलत लिखती है, समावयवी। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। नंबर 4 जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन की, वो हम ले रहे हैं एरोमेटिकरण। जब उच्चतर अशाखित एल्केन, एक तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए, दूसरा है नॉन ब्रांच होना चाहिए, ब्रांच नहीं होनी चाहिए। उच्चतर अशाखित एल्केन को वेनेडियम, क्रोमियम या मोलिब्डेनम के ऑक्साइडों की प्रेजेंस में उच्च ताप पर गर्म करने पर यह एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं। एरोमेटिक यौगिक बनाने के कारण इस अभिक्रिया को एरोमेटिकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, इसमें जो उत्प्रेरक है ये हम ले सकते हैं वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड,
क्रोमियम का ऑक्साइड। जैसे हम ले रहे हैं एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं। चेंज का मतलब है इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं ताकि अपने इससे जो बेंजीन बन रही है उसको समझने में आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाली है, सिंगल बॉन्डेड है, एन हेक्सेन है। अब सपोज करो इसको मैं हीट दे रहा हूं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन के जो अणु है वो निकल जाएंगे, सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे CH में। CH 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 और CH, ये आपस में जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में लगा देते हैं, ये क्या बन गई, बेंजीन। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। यह है C6H14, यह है C6H6। कितने हाइड्रोजन निकल गए, 8। तो ये H2 कितना होंगे, 4। क्योंकि इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन हो गए 6 का डबल 12 और 2 14। इसमें कितने 6 ही है तो 6 बचे कितने 8, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ऐसे यदि हम एन हेप्टेन लें तो एन हेप्टेन को भी मैं बेंजीन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। पहला जो CH3 है उसको मैंने टॉप पे डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये है एन हेप्टेन। इसको मान लो हम क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो ये कार्बन कार्बन आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो CH, सेकेंड CH, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपस में जुड़ जाएगा, CH3 रह जाएगा ऊपर। ये एन हेप्टेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 7 और हाइड्रोजन कितना होगी, 7 डबल 14 और 2 16। इसमें कितनी है, डबल बॉन्ड है, यहां पर होगी, ये हाइड्रोजन यहां नहीं आ रहेगी, थोड़ा सा ये मैं चेंज कर देता, प्लस हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, कितने निकलेंगे देखो, 1 2 3 4 5 5 3 8, 16 में से 8 गए, बाकी कितने बचे 8। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे 4। तो यदि हम एन हेक्सेन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट दें तो यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के रिमूवल से बेंजीन बनेगी, जबकि एन हेप्टेन से हमें ये क्या मिलेगा, टोलुईन। इस अभिक्रिया में एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है एरोमेटिकरण अभिक्रिया। नंबर 5 हम ले रहे हैं तापीय अपघटन। उच्चतर एल्केन को उच्च ताप पर गर्म करने पर ये निम्नतर एल्केन या एल्कीन देते हैं, क्योंकि यहां पर उच्चतर एल्केन का अपघटन निम्नतर एल्केन में ताप के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं तापीय अपघटन। जैसे हम ले रहे हैं C6H14, ये क्या है, एन हेक्सेन। जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये एल्केन और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो ये दे देगी C4H, इससे 8, और एक दे देगा C2H6, ये क्या है, ये ब्यूटीन है, डबल कार्बन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन, और ये क्या है, एथेन। और इसमें बनने की संभावना क्या है, और इसमें बनने की संभावना है प्रोपीन, एथीन और मैथेन। कार्बन 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन 8 4 12 4 16, ये क्या है, C3H8, 8 4 12 4 16, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 6 आएगा। प्रोपीन 6 4 10 या 14, ये C2H4 एथीन, और ये क्या है, लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। तापीय अपघटन अभिक्रिया का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में केरोसिन से गैस बनाने के लिए भी किया जाता है।
केरोसिन से विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे हेप्टेन और पेंटीन बनाने के लिए केरोसिन को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे ये अपघटित होकर गैसीय उत्पाद के साथ अन्य उत्पाद भी देता है। तो केरोसिन में जैसे होता है डोडेकेन, C12H26, इसको जब हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ये क्या है, डोडेकेन, कार्बन 12 है, हो गया डोडेकेन। ये जब टूटेगा तो एक तो हमें क्या देगा, C7H14 और 2 16, ये क्या है, हेप्टेन गैस है। एक पेंटीन C5H10, यहाँ कितना हो गई, 16 और 10 26, और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, अन्य उत्पाद। अगला हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में एल्केन का ऑक्सीकरण। सामान्य परिस्थितियों में एल्केन का ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम उत्प्रेरक चेंज करेंगे, एल्केन से बनने वाले उत्पाद भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि हम मेथेन का ऑक्सीकरण करें कॉपर धातु की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इससे हमें मिलता है मेथेनॉल, इसके मिलेंगे हमें 2 अणु। यदि हम मेथेन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन द्वारा, इसका हम यदि ऑक्सीकरण करें मेथेन का, दूसरा हम ऑक्सीकरण ले लेते हैं जैसे CH3 एथेन का ऑक्सीकरण, और यह हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये हम कर लेते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड द्वारा, और ये कर लेते हैं मोलिब्डेनम डाइएसिटेट। इसके बाद तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड द्वारा अगर हम मेथेन का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक है। इसको हम साथ में क्या ले लेते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, रेट जाएगा क्या, 2 से गुणा इसको, 2 से गुणा इसको, हाइड्रोजन 8, ये होगी अपने 2 का डबल 4, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 4 4 8, ठीक है। यदि हम एथेन का ऑक्सीकरण करेंगे मोलिब्डेनम एसिटेट द्वारा, तो इस समय मिलेगा एसिटिक अम्ल और साथ में जल। बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 3 1 4 2 6, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 3, गुणा करो 2 से, इसको गुणा करो 2 से, अब कितनी होगी, ऑक्सीजन 2 का डबल 4 1 5, फिर भी वही दिक्कत आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं। अब कार्बन 2 का डबल 4, 2 और 2 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 1 4 डबल 8 8 4 12, इसमें 6 का डबल 12, और यहाँ कितनी है, 4 डबल 8 4 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 2, और ये 2 का डबल 4 4 2 6, इसको कर लेते हैं 3। तो जैसे जैसे हम कैटलिस्ट चेंज करेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन से मिलने वाले जो उत्पाद है वो भी चेंज होगा। यदि हम 3 डिग्री एल्किल, या यूं कहें यदि हम 3 डिग्री हाइड्रोजन युक्त एल्केन का ऑक्सीकरण करें तो हमें KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, जैसे CH3 CH3 और इसके पास जो ये हाइड्रोजन है। अब ये जो कार्बन है डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन भी क्या है, 3 डिग्री है। इसका ऑक्सीकरण यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट से करें तो ये हमें दे देगा 3 डिग्री एल्कोहल, ये CH3 और यहाँ क्या देगा, OH। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण में हम कैटलिस्ट चेंज करेंगे उत्पाद चेंज होगा, और 3 डिग्री हाइड्रोजन युक्त एल्केन का पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसके अलावा भी एक नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे यदि हम मेथेन का ऑक्सीकरण करें उच्च ताप और दाब पर, तो इससे हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे यदि हम मेथेन ले रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण करेंगे उच्च ताप और दाब पर, तो इस समय मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोजन। ये भी एक ऑक्सीकरण का प्रोसेस है, इसको हम ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर अपने एल्केन के रासायनिक गुण अर्थात एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कीन के निर्माण की विधियां, एल्कीन में समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियोस जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा यदि आप 11th-12th लेवल का जो सिलेबस है आप यदि प्रॉपर टाइम से पहले ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे एक और यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं 11th-12th से रिलेटेड सिलेबस हर साल पढ़ाता हूं। उस पर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएंगे। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जांगीर। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप 11th-12th के लेवल का जितना भी सिलेबस है वो प्रॉपर टाइम से पहले ही आप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर पहले से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा जो नोट्स हैं मैंने पिछले यूनिट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके टॉपर केमिस्ट्री नामक यूट्यूब थोड़ा समग्र है जो नोट्स हैं वो मैंने पहले से ही टेलीग्राम जो चैनल है मेरा टॉपर्स केमिस्ट्री नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर डाल रखे हैं। तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता के भी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।